कैसे हो सभी, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं हम द राइज ऑफ मराठास। आपको समझने में ये बहुत जरूरी है कि भाई यार हम पढ़ तो रहे हैं चैप्टर कि मराठास का राइज कैसे हुआ। राइज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाए और वो कैसे उनका बढ़ा, ठीक है, वो कैसे छोटे से वो बड़े हुए। तो वही चीज ये पूरा पता है, पूरा स्टोरी है, बहुत मजा आएगा इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये ना एकदम फिल्म के जैसे चलेगा। आज तो इंट्रोडक्शन आज उतना तो मजा नहीं आएगा, बट अगले वीडियो में बहुत मजा आएगा जब हम शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं द राइज ऑफ मराठास के बारे में, तो सबसे पहले हमें मराठा समझना होगा। तो मराठास हम उनको बोलते हैं जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है। मतलब अगर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर नेटिव अगर महाराष्ट्र में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग को मराठास बोलते हैं। वही को इंग्लिश में लिख देना अगर ये वाला डेफिनेशन आएगा। ध्यान देना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन यही से बन सकता है, हु आर मराठास, जो आपका टॉपिक का नेम है, ओके। इसलिए इसको लिख देना, बहुत इजी मैंने आपके लिए दे दिया। अब देखो, जो लोग लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग हैं मराठी। हमारे यहाँ पे भोजपुरी और मगही, नागपुरी इस टाइप का बोला जाता है। तो उसी टाइप्स में महाराष्ट्र में जो मराठास होते हैं उन लोग का लैंग्वेज है मराठी। और मराठी, आपको पता है मराठी जो है ना, वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा, उनको बहुत, मराठी को बहुत वैल्यू वाला लैंग्वेज बोला जाता था। क्यों? क्योंकि मराठी का अपना एक लिटरेरी हिस्ट्री था। लिटरेरी हिस्ट्री का मतलब होता है अगर हम किसी भी कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर हम पोएट्री या फिर प्रोस लिखते हैं, पोएट्री मतलब कविता, ठीक है, कविता या फिर जो शायरी होता है वो लिखते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? वैसे कोई लैंग्वेज को उसका अपना एक क्या होता है, लिटरेरी हिस्ट्री होता है। उसी टाइप से जो आपका मराठी है वो भी एक लैंग्वेज है और उसका अपना एक लिटरेरी हिस्ट्री, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है हिस्ट्री में, अर्लियर हिस्ट्री में, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द मराठास वर रूल्ड बाय द यादव। देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है, समझना कि 13th सेंचुरी में जो महाराष्ट्र है वहां पे कौन रूल कर रहे होते थे? यादव डायनेस्टी, ठीक है। यादव डायनेस्टी उस टाइम रूल कर रहे होते हैं 13th सेंचुरी में, और उन्होंने प्रेजेंट डे जो दौलताबाद है महाराष्ट्र में उसको अपना कैपिटल बनाया था। फिर क्या होता है, जब 14th सेंचुरी आता है, यानी कि 1300 कुछ हो रहा हो, देखो सेंचुरी ना जैसे अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, बट अभी ईयर क्या है 2020, राइट। 2 और 0 हम लिखते हैं, तो उसी टाइप से 1 ईयर आगे चलता है, मतलब 1 सेंचुरी आगे चलता है, तो उस टाइम कुछ हो रहा होगा 1200। और जब यहाँ 14th सेंचुरी बोला है तो यानी 1300 कुछ यहाँ हो रहा होगा, ठीक है, 1345 में कुछ भी हो रहा होगा। तो 13th सेंचुरी में जो यादव डायनेस्टी है वो मतलब उसको मार दिया जाता है, वो हार जाते हैं। किसके द्वारा? खिलजी सुल्तान, जो खिलजी डायनेस्टी जो था ना, वो वहां के जो सुल्तान थे दिल्ली से आए थे, उन्होंने उसको हरा दिया, उन्होंने उनको हरा दिया, ठीक है। अब देखो उसी टाइम पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, जो हमारा कल्चर ट्रेडिशन है वो चल रहा होता है, और रिलेटेड जो भी भक्ति या फिर डिवोशन, और देखो जो भी भक्ति से रिलेटेड चीजें हुआ करती थी ना उस टाइम वो चल रहा था, ठीक है। और डिवोशन मतलब होता है फ्रॉम, ठीक है, डिवाइन मतलब गॉड और डाइटी मतलब भी गॉड, यानी कि वो लोग जुड़ रहे थे। बहुत सारे जो सेंट्स और सीकर्स थे वो लोग चाह रहे थे कि हम लोग जुड़े, हम लोग गॉड से जुड़े, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग हम लोग को कन्विंस कर रहे थे कि हाँ गॉड होते हैं, गॉड से तुम कनेक्ट हो, ठीक है, वो बताना चाह रहे थे। और देखो यहाँ पे बिटवीन द 7th से लेके 17th सेंचुरी तक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, इसका मतलब समझते हो? मैंने आप लोगों को लिख दिया आध्यात्मिक, मतलब कि जो हमारा आध्यात्मिक जो भावना होता है ना, उसको बढ़ाना। ऐसा समझो कि अंधविश्वास जिसको बोलते हैं, जो चीज आप नहीं देखे हो उसको बोलते हैं अंधविश्वास, आंख बंद करके विश्वास करने लेना। तो वैसा अगर कोई चीज होता है उसको बढ़ाने में ये लोग मदद किया करते थे। और जो सेंट और जो सीकर्स थे ना, वो क्या करते थे, कुछ मतलब वो चाहते थे कि हम लोग गॉड से कनेक्ट हो,
वो हम लोग के अंदर जो आध्यात्मिक जो अंदर का रिलीजन वाला था ना, भावना जो हमारा फीलिंग होता है उसको बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। और कुछ पार्ट ऑफ जो हमारे इंडिया का कुछ सर्वल पार्ट है वहां पे प्रेफर किया जाता है, माना जाता है, उसको मनवाया गया है कि द पाथ ऑफ भक्ति, मतलब भक्ति से जो लीन रहना, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटर्नल रिचुअलिज्म है। एक्सटर्नल रिचुअलिज्म मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शो ऑफ करना, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करना। यानी कि ये सही है अगर कोई बोलता है कि भगवान नहीं होते, एंड अगर मैं बोलती हूँ तो आई ट्रस्ट दैट गॉड नहीं होते। मुझे जज मत करना कि गॉड नहीं होता, आप कैसे बोल सकते हो। आप कमेंट में देखना ना, इस वक्त बहुत लोग बोलेंगे आप कैसे बोल रहे हो, बट मैं भी कह रही हूँ, और ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया गया था। वो लोग हमें पागल बनाना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि हम आगे बढ़े। हम उसी चीज में बचे रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर तो वही लोग बढ़ेंगे ना आगे। इसीलिए ये कहा जाता था। खैर, इस ये टॉपिक ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जितना था मैंने बता दी, ठीक है। वो चीज मैं मानती हूँ, एंड ऐसे लोग कहते हैं, बट चलिए आगे चलते हैं, उसके लिए छोड़ देते हैं। और देखो, हम जो लोग विश्वास नहीं करते थे ना, वो लोग क्या करते थे, जो साइंट और सिविक्स थे, वो डिवोशनल सॉन्ग्स, पोएम्स और लैंग्वेज बनाया करते थे, ठीक है। यानी जो हमारे लैंग्वेज का अपना ही लैंग्वेज में पोएट्री लिखना, पोएम लिखना, ये सारी चीजें उनका काम रहता था, ताकि हम लोग वो जब सुने तो हमें लगा अरे नहीं यार, गॉड तो होते हैं। तो ऐसा फीलिंग आता है। कभी हम भी सुनते हैं ना, जो लोग नहीं होते तो वो लोग भी सुनते हैं, वो लोग लगता है नहीं यार होते तो है। तो इसीलिए वो लोग ऐसा किया करते थे। और इसमें एक और है जो मैं इस बोर्ड पे तो लिखी हूँ, फिर ओरली सुन लो। ध्यानेश्वर, नामदास, तुकाराम और रामदेव, ये लोग कितने हैं? 4 सेंट है। ये लोग ने क्या किया है, इन्होंने उपनिषद और भगवत गीता को, जो हमारा उपनिषद है और जो भगवत गीता है, उसको ट्रांसलेट करा है मराठी लैंग्वेज में, ताकि जो मराठास है, जिनको सब मराठी लैंग्वेज आता है, वो उस चीज को अच्छे से समझ सके और उसमें क्या लिखा है वो जान सके, ताकि वो गॉड से कनेक्ट हो सके, ठीक है। एक तो ये किया, और उन्होंने सोशल अवेयरनेस लाए, और हमारा जो सोशल और हमारा पॉलिटिक्स है उसको ठीक करा। उसकी वजह से बहुत ही लोग क्या हुए, ठीक हुए, ठीक है। और वो रियली में वो बहुत अच्छा काम किए, लड़ाई झगड़ा से बचाते थे, सब मिलजुल के रहना वो बताया करते थे, ठीक है। और एक और चीज हुआ कि एक और लास्ट पैराग्राफ आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 17th सेंचुरी में, मैं बात कर रही हूँ यहाँ 17th सेंचुरी, यानी कि क्या सही बोलो, 1600 कुछ चल रहा होगा, 1630 कुछ चल रहा होगा मान लेते हैं। नहीं 1630 नहीं, मान लो 1600 मान लो, बस मैं गैस करो, वहां पे आपको बस 17th सेंचुरी दिया हुआ है, ठीक है। तो 1600 कुछ में जो मराठास के चीफ थे, वो ट्राई करते हैं अपना सोवर्निटी लाना। सोवर्निटी वहां पे एक वर्ड है, उसका मतलब होता है अपना पावर, अपना पावर स्टैब्लिश करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर रूल करे। जैसे कि महाराष्ट्र में उस टाइम कौन रूल कर रहा था, यादव आए, फिर खिलजी आए, तो उनको नहीं अच्छा लग रहा था। वो खुद का अपना स्टैब्लिश करना चाह रहे थे, वो खुद का पावर बिल्ड करना चाह रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होते हैं, वो हो जाते हैं डिस्क्वालीफाई। क्या हो जाते हैं? डिस्क्वालीफाई, मतलब वो नहीं जीत पाते, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं, एक बहुत ही उत्तम पुरुष का जन्म होता है, जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, और उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर इस वीडियो में, इस पूरे टॉपिक में हु आर मराठास, ये जो आपका 1.5 पेज में है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। सॉरी 2.5 पेज में। तो अगर इसमें से कोई भी डाउट आता है, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स है वहां से बता दो, मैं आंसर दे दूंगी। तुरंत आपको मिल जाएंगे आंसर, मैं जब भी देखूंगी आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अपने क्वेरीज एंड डाउट सारे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, एंड बी हैप्पी स्माइलिंग, एंड इसके आगे वाले टॉपिक के लिए वेट करना। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। Keep learning, keep smiling, and keep successing in your life. Thank you.